वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज हमारे जो क्वेश्चन है वो 501 से रहने वाले हैं 525 तक। ठीक है, हमारा एचएपी का चला हुआ है। इसके बाद हम कोलॉजी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स देखते हुए कैसे क्या तैयारी चली हुई है आप लोगों की। ठीक है, जब जितना अच्छे कमेंट सेक्शन में जवाब आएंगे उसी हिसाब से मुझे लगेगा कि हाँ तैयारी कितनी लेवल पे चली हुई है। ठीक है, मान लीजिए मैं कोलॉजी स्टार्ट कर दूं और आप लोगों की तैयारी अभी उस लेवल की नहीं पहुंची है तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय द एंट्रोकाइनेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये छोटी आंत में एंट्रोकाइनेज को किस एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, तो कौन से एंजाइम को सक्रिय करेगा। इसमें आपका ऑप्शन मिला है आपको पेप्सिन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, तीसरा आपका काइमोट्रिप्सिन और चौथा आपका लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो पेप्सिन जो एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ सीक्रेट होते हैं आपके। जो पेप्सिन एंजाइम होते हैं वो आपके स्टोमक में रिलीज होता है। ठीक है, स्टोमक में रिलीज होता है। कहाँ से होता है आपकी जो पेप्टिक सेल्स होती हैं, कौन सी सेल से आपकी पेप्टिक सेल से। पेप्टिक सेल या चीफ सेल जिनको बोलते हैं ना, उनसे आपका रिलीज कौन सा हार्मोन होता है आपका पेप्सिनोजन। वो पेप्सिनोजन, ठीक है, कहाँ पे रिलीज होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन आपका रिलीज होता है चीफ सेल या पेप्टिक सेल से। ठीक है, ये आपके एसिडिक पीएच में, यानी कि पीएच कितनी होनी चाहिए 1.5 टू 3.5 में, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पेप्सिन में। तो स्टूडेंट्स पेप्सिन का काम अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में काम आता है। किसका, प्रोटीन का ब्रेक डाउन। अगर आपसे एक और क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम बॉडी में प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, स्टोमक के अंदर होता है। मैंने पूरी प्रोसेस बता दी, कहाँ से रिलीज होता है, कौन से। ठीक है, पेप्सिनोजन रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है आपकी चीफ सेल या पेप्टिक सेल से। 1.5 टू 3.5 जो आपकी पीएच होती है स्टमक की, उस पीएच पर ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। अगला ऑप्शन दिया आपको ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन और आपका काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिनोजन है ये एंजाइम आपका रिलीज होता है कहाँ पे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ रिलीज होते हैं ये दोनों ही, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिन है बट काइमोट्रिप्सिनोजन की बात कर रहा हूँ। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं, जो आपका पेनक्रियाटिक जूस होता है। कौन सा जूस, पेनक्रियाटिक जूस से आपका रिलीज होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में आपके रिलीज होते हैं, बट ये जैसे ही आपके यहाँ पे आते हैं ना, तो वहाँ पे एंटेरोकाइनेज एंजाइम इनको क्या कर देता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है। एंटेरोकाइनेज एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराता है। ठीक है, और ये किस में बदल जाते हैं, ट्रिप्सिनोजन में और आपका काइमोट्रिप्सिन, मतलब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपसे इनका दोनों का काम पूछ लिया जाए, इन दोनों का क्या काम है, तो ये भी क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। कौन से प्रोटीन का, जो प्रोटीन आपके स्टोमक में डाइजेस्ट होने से बच गया था उसका डाइजेशन कहाँ होगा, फिर उसके बाद आपका ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन करेंगे। ठीक है, कहाँ करेंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे इसका। फिर आता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम कहाँ रिलीज होगा आपका, लाइपेज एंजाइम भी आपका कहाँ से रिलीज होता है, इसी पैनक्रियाटिक जूस से। कहाँ से रिलीज होगा, इसी पैनक्रियाटिक जूस से, जो किसका ब्रेक डाउन करता है, आपके लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। लिपिड के ब्रेक डाउन में काम आता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि कंप्लीट जूस कौन सा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, तो किसका नाम लेंगे आप, पैनक्रियाटिक जूस। क्यों लेंगे इसमें, क्योंकि ये प्रोटीन का डाइजेशन भी कर रहा है, क्योंकि ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन यानी ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन पैनक्रियाटिक जूस में होता है। दूसरा आपका लाइपेज भी पैनक्रियाटिक जूस में होता है। इसके अलावा आपका एमाइलेज जो एंजाइम होता है, एमाइलेज जिसको डाइस्टेज भी बोलते हैं या आप, ठीक है, डाइस्टेज भी बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, ये सब एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं, आपके पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज होते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया कंप्लीट ये, इसलिए मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर बार बार थ्योरी कराइए, मैं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस के साथ ही थ्योरी करवा दूंगा। ठीक है, दूसरा टेक्निक लिए मैंने, अब क्वेश्चंस के साथ ही थ्योरी करवा दूंगा। तो मैंने ये चारों ऑप्शन आपको समझा दिए हैं। ठीक है, पेप्सिन का चारों का काम बता दिया है। अब आपको आंसर लगाना है कि एंटेरोकाइनेज किस एंजाइम को सक्रिय करता है, तो कौन से को करता है, आपके ट्रिप्सिनोजन को। किसको करेगा, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव है, कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा, ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन आपका एक्टिव है, इससे पहले ये क्या था, काइमोट्रिप्सिनोजन था। ठीक है, रिलीज कहाँ से हो रहे थे, आपके डाइजेस्टिव यानी पैनक्रियाटिक जूस में से रिलीज हो रहे थे। अब बात आती है, इसमें एक और एंजाइम लिखा है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से, एक तो आपका एंटेरोकाइनेज हो गया, जो जिसका काम ये सब हो गया। इन सबको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, आपका एंटेरोकाइनेज, जो मैंने अभी बताया है। उसके अलावा आपका
इंट्रोगैस्ट्रोन एंजाइम रिलीज होता है। इंट्रोगैस्ट्रोन जो क्या करता है आपके गैस्ट्रिक एसिड को, यानी कि जो आपका HCl रिलीज हो रहा था स्टोमक में उसको रोकेगा, और गैस्ट्रिक एसिड यानी कि आपके स्टोमक के मूवमेंट्स को रोक देगा। दो एंजाइम मैंने आपको बता दिए और कौन कौन से इनसे रिलीज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हुआ। मैं आपको आप अगर आपके पास थ्योरी की क्लासेज नहीं है तो स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसमें आप ये नोट करते जाइएगा ना एक एक एंजाइम के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं आपके? सबसे पहले ऑप्शन देखिए डुडेनम, जेजुनम, इलियम और कोलन। ठीक है, ये किसके पार्ट है? डुडेनम, जेजुनम और इलियम ये आपके किसके पार्ट है? तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। किसके पार्ट है आपके? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ओके, पहला ये पता होना चाहिए। ये किसका पार्ट है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। आगे समझ में पहली बात तो ये है। अब इसमें आगे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से सबसे सर्वाधिक आपका अवशोषण यानी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है? ड्यूडेनम आपका फर्स्ट पार्ट होता है। कहाँ से बाद फर्स्ट पार्ट? आपके स्टोमक के जस्ट बाद जब शुरू होता है आपका, यानी पाइलोरिक वॉल के आगे का जो हिस्सा होता है ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम में कौन से हार्मोन होते हैं वो मैंने आपको बताया, कौन कौन से हार्मोन? एंट्रोकाइनेज, ठीक है, एंट्रोगैस्ट्रोन, ये सब हार्मोन वहां से रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जेजुनम पार्ट क्या होता है आपका? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जेजुनम पार्ट क्या करता है आपके? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम करता है। याद रखना, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? जेजुनम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये आप ये टिक कर दिएगा जेजुनम। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बार बार, मतलब क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो आपका गलत ना हो स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आपके पास फालतू समय ना मेरे पास, इतना ही समय है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका द स्पिंटर्स प्रेजेंट बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम। तो मैंने अभी अभी ऊपर बताया था स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में कौन सा स्पिंटर प्रेजेंट होता है आपका? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया इसमें कार्डियक स्पिंटर। तो कार्डियक स्पिंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्डियक स्पिंटर आपका प्रेजेंट होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस और आपके स्टोमक के बीच में। ठीक है, इस कार्डियक स्पिंटर जिसको बोला जाता है लोअर ईसोफेगस स्पिंटर। ठीक है, जिसको लोअर ईसोफेगस स्पिंटर भी बोला जाता है। फिर इलियोसिकल स्पिंटर, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर आपका प्रेजेंट होता है स्टोमक, स्टोमक के तीन पार्ट होते हैं ना, जैसे आपको पढ़ा होगा आपने, स्टोमक के ये स्टोमक हो गया आपका। ठीक है, ये आपका फंडस, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है कौन सा? कार्डियक वॉल। यहाँ पे आपका प्रेजेंट है कार्डियक वॉल। ठीक है, ये फंडस, ये बॉडी पार्ट होता है, इसको बोला जाता है बॉडी पार्ट। और ये आपका नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो स्पिंटर होता है, यहाँ से आगे कौन शुरू हो जाएगा? आपकी डुडेनम। तो यहाँ पे ये जो स्पिंटर है इसको बोला जाता है पाइलोरिक स्पिंटर। अगला है एनल स्पिंटर। ये जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके जो एनस में होता है, जो लास्ट स्पिंटर होता है। ठीक है, लास्ट जो स्पिंटर होता है वो आपका एनल स्पिंटर होता है। ठीक है, यही आपके फीकल मटेरियल को बाहर निकलने में और रोकने में मदद करता है। कौन सा? आपका एनल स्पिंटर। तो चारों स्पिंटर्स के बारे में बता दिया, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा पाइलोरिक स्पिंटर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ये टेक्निक आपको पढ़ाने की अच्छी लगी तो मैं आगे से सारी क्लासेस इसी टेक्निक से लाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप बताना कि सर ये वाली टेक्निक अच्छी है, पहले जिस टेक्निक से अपन पढ़ा रहे थे वो टेक्निक अच्छी है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैं इसी टेक्निक से पढ़ाता था, बट ऑफलाइन और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स में बहुत फ़र्क होता है। ऑफलाइन का स्टूडेंट्स वो अपने टीचर्स को ही सब मानता है, बट ऑनलाइन के स्टूडेंट क्या करता है कि एक क्लास यहाँ से ले ली, एक क्लास वहाँ से ले ली, एक क्लास वहाँ से ले ली, तो वो अलग अलग रीजन है ना, इसलिए मैंने फिर उसी हिसाब से क्लासेस स्टार्ट करी थी। बट अगर आपको ये टेक्निक सही लगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स परमानेंट जुड़ चुके हैं जिनको रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स से कोई मतलब नहीं है, उसी जो अपने कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उन्हीं से मतलब है। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये टेक्निक सही है, इसी टेक्निक से क्लासेस चलनी दीजिए, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा है कि सर थ्योरी लेक्चर लीजिए, थ्योरी लेक्चर लीजिए। स्टूडेंट्स इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपका थ्योरी लेक्चर ले सकूँ ना, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो थ्योरी और एमसीक्यूज, जैसे एमसीक्यू आएगा उसी हिसाब से मैं आपको थ्योरी क्लियर करवा दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एमसीक्यूज के हिसाब से आपकी उसी के चारों तरफ का ऑप्शन क्रॉस करवा के उसी हिसाब से आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच गैस्ट्रिक सेल्स सीक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कौन सी सेल्स हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करती हैं? अब मैं आपको बताऊं ये कहाँ की बात हो रही, गैस्ट्रिक सेल्स की बात कर रहा है। गैस्ट्रिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? जैसे मैंने पिछले में बताया था, ये आपका स्टोमक हो गया। ठीक है, स्टोमक्स में मेनली तीन तरह की सेल्स होते हैं। स्टोमक में मेनली तीन तरह की सेल होती हैं। एक आप चीफ सेल, जो मैंने ऊपर बता दी चीफ सेल, या पेप्टिक सेल जो पेप्सिन ओजन का सिक्रेशन करती है।
ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी सेल होती है, म्यूकस जो सिक्रेट करती है ना, गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स होती हैं। ठीक है, जो किसका सिक्रेशन करते हैं आपके, म्यूकस का। ठीक है, तीसरी आपकी जो सेल है, तीसरी जो सेल है जो पैराइटल सेल जिनको बोलते हैं, कौन सी सेल, पैराइटल सेल, जो ये वाली ऑप्शन देख, चीफ सेल्स का काम क्या बता दिया मैंने, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन। गोबलेट सेल्स किसका सिक्रेशन करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, इन्हीं को ही म्यूकस सेल्स बोला जाता है ना, गोबलेट सेल्स को ही म्यूकस सेल भी बोल देते हैं। अब अगला थी पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स आपका HCl प्लस इंट्रेंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है। HCl और इंट्रेंसिक फैक्टर का सिक्रेशन कौन करवाती है, आपकी पैराइटल सेल्स करवाती है। ठीक है, जो आपकी, चलो बाद में कभी टॉपिक आएगा तब बताइए, छोड़िए। तो अब ये इंट्रेंसिक जो फैक्टर, HCl का काम तो आपको पता चल गया। इंट्रेंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, ये विटामिन B12 के साथ मिलके, ठीक है, ये आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है। कहाँ एब्जॉर्ब होता है, आपके ड्यूडेनम के नीचे जो होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है, वहां पे आपका ये एब्जॉर्ब होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने में कौन मदद करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपको एब्जॉर्ब में मदद करवाता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, आपके इलियम पार्ट में एब्जॉर्ब होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होती है, तो इलियम पार्ट में आपके एब्जॉर्ब होती है। तो पता चल गया इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन B12। कुछ लोग जो गैस वाली दवाइयां खाते हैं, जो खाली पेट, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल खाते हैं हम लोग, ठीक है, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, वो ड्रग्स क्या करते हैं, आपके HCl यानी इस सेल के सिक्रेशन को रुकवा देती है, पैराइटल सेल्स के। तो जब पैराइटल सेल्स का सिक्रेशन रुक जाएगा, यानी इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन रुक गया, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो उन पेशेंट्स में जो लगातार ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल इस टाइप की जो भी ड्रग्स खाते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपसे अगर एज ए फार्मासिस्ट, ये आपका नैतिक कर्तव्य, आपको पता होना चाहिए। आप अपने पेशेंट को, अगर वो कोई ज़्यादा ये ड्रग्स यूज कर रहा है, तो उसको आप आगाह करें कि भाई विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है आपके अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको मैंने समझा दिया है, क्या आ जाएगा, पैराइटल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 इज मेनली एब्जॉर्बिंग। आप भी गए क्वेश्चन देखिए, कहाँ अवशोषण होता है, आपका इलियम पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने आपको बताया ये तीनों किसके पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। जो सबसे आगे वाला होता है ड्यूडेनम होता है, बीच में जेजुनम होता है, लास्ट में इलियम पार्ट होता है। तो आपके इलियम पार्ट के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉलन आपका फर्स्ट पार्ट होता है किसका, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद, ठीक है, सिकम होता है पहला पार्ट, फिर उसके बाद कॉलन होता है, जैसे असेंडिंग कॉलन, ट्रांस कॉलन हो जाती है, फिर उस ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन, फिर उसके बाद सिग्मोइड कॉलन्स, है ना। ये आपको इसके पार्ट पता होंगे, सिकम, कॉलन, फिर उसके बाद आपका एनस पार्ट आ जाता है ना, सिग्मोइड जो कॉलन होती है, उसके बाद आपका एनस पार्ट आ जाता है, रेक्टम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद आपको जो मैंने एनल स्फिंक्टर बताया था, वो वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। इसके बाद अगला है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या है, आपकी हिपैटिक लोब्स होती हैं। अब लीवर के बारे में बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है लीवर में, आपकी बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड करके क्वेश्चन आए तो आपको क्या बताना है, लीवर। ठीक है, लीवर के बारे में बता रहा हूँ, लार्जेस्ट ग्लैंड करके ऑप्शन आए तो लीवर। ठीक है, ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग होती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। और मैंने जो दूसरा काम बताया कि ये टेक्निक सही है या जो पहले जो क्लास ली जा रही थी उस टेक्निक से क्लास ली जाए, जोन सी टेक्निक आपको सही लग रही है, आप अपने अपने विचार दीजिएगा स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो अपना विचार दीजिएगा कि सर मुझे ऐसा पसंद आ रहा है, तो जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से आपकी क्लासेज लाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन बनता है लीवर से कि कितनी लोब्स होती हैं, तो आपकी 4 लोब्स होती हैं। कितनी लोब्स होती हैं, आपकी 4 लोब्स होती हैं लीवर के अंदर। इसमें से सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी लोब कौन सी है, तो आप बोलेंगे राइट लोब जो है, जो राइट लोब है वो लार्जेस्ट लोब है। ठीक है, लार्जेस्ट अगर पूछे तो कौन से बताएंगे, राइट लोब आपकी लार्जेस्ट लोब होती है लीवर की। फिर पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है, दूसरा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लीवर से। एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे बॉडी का सबसे एक्टिव ऑर्गन कौन सा है, सबसे एक्टिव यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट से भी ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, वो किस में होती है, आपके लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि इसमें दो, जो एक आर्टरी और एक वेन, ठीक है, आर्टरी और वेन दोनों मिलकर ब्लड सप्लाई करती हैं। आर्टरी का नाम क्या हो गया आपका, हिपैटिक आर्टरी, और आपकी पैराइटल वेन।
ठीक है, दोनों मिलके आपको किसका सिक्रेशन इसमें क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई देती हैं। काम क्या होता है लीवर का, लीवर के बहुत सारे काम होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना, बॉडी में कोई जहरीला पदार्थ चला गया, ड्रग चली गई, ठीक है, या कुछ भी गया, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम क्या करता है, आपका लीवर करता है। दूसरा, आपके जो भी साइकिल चलते हैं, जैसे यूरिया फॉर्मेशन होता है, वो भी कहाँ होता है, आपके लीवर के अंदर होता है। हीट प्रोड्यूस कौन करता है, आपका लीवर करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लीवर के आपके बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए लीवर आपका सबसे बिजी ऑर्गन भी है ना, एक तरह से। बिजी का मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई की इसीलिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जाती हैं। लीवर के अंदर आपसे कोई पूछ ले, लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है कि हाँ स्टूडेंट्स, लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कैसे, जैसे ग्लूकोज था, भाई आपने ग्लूकोज खाया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, कहीं शादी में गए आपने बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया, तो इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर किया जाता है इंसुलिन के प्रेजेंस में। ठीक है, इंसुलिन इसको किस में कन्वर्ट कराएगा, ग्लाइकोजन में, और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, आपके लीवर के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी, आप उपवास कर रहे हैं, तो उस दिन क्या होगा, ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा ग्लूकागोन की प्रेजेंस में। ग्लूकागोन, ये पूछे हुए हैं ना, ये क्वेश्चन मैं पूछे हुए बताता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा जो बिना पूछा हुआ फालतू की चीजें पढ़ाऊँ, मेरे पास खुद समय नहीं है स्टूडेंट्स, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के मैं आधे एक घंटा निकाल के आपके लिए क्लासेस लेके आता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आएगा। फार्मासिस्ट के एग्जाम में 100% आएगा ये अपना जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, फार्मासिस्ट की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट के स्टूडेंट्स को निश्चिंत होकर आप लगे रहिए, इसकी चीज जिम्मेदारी मेरी है, अगर आप उसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। और जिम्मेदारी मैंने ले ली, पढ़ाई आपने नहीं करी, तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। मैंने पढ़ लिया, मुझे नौकरी लगना था, मैं लग गया, बाकी आपकी इच्छा है, आपको पढ़ना हो तो आप नियमित फार्मा क्लासेज के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अगला और क्या काम होता है, जो फैट होती है ना, फैट जो हम फैट खाते हैं, उसका ब्रेक डाउन भी, जो फैटी लीवर हो जाता है हमारा, वो फैट का ब्रेक डाउन करता करता बेचारा फैटी लीवर हो जाता है। कैसे, जैसे फैट आई उसके पास एक्स्ट्रा फैट, तो उसका ब्रेक डाउन करेगा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें करता है, फैट क्या होती है आपकी, एस्ट्रो फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, है ना, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन भी, फैट क्या है, तो एस्ट्रो फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, तो ये इसमें इसको ब्रेक डाउन करने में भी मदद करता है। तो फैट के लीवर के कितने काम बता दिए। जो एमिनो एसिड्स होते हैं आपके, एसेंशियल एमिनो एसिड से नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बनाने का काम भी कौन करता है, आपका लीवर करता है। ठीक है, ब्लड के अंदर जो कोगुलेशन का काम करवाते हैं, उन एंजाइम्स का या बाइल पिगमेंट्स का, ठीक है, जो बाइल पिगमेंट होता है जो आपके इसके अंदर स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर, उसका फॉर्मेशन भी लीवर के अंदर ही होता है। तो लीवर के बहुत सारे काम होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने आपको सारे काम से बता दें, लीवर का काम बता दें, लीवर कैसा क्या ऑर्गन है, क्योंकि इसमें डबल ब्लड सप्लाई होती है, हिपैटिक सेल और पोर्टल वेन के थ्रू। ठीक है, हिपैटिक सेल और पोर्टल वेन के थ्रू इसमें डबल ब्लड सप्लाई होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप माँ के पेट में जब बेबी होती है ना, जब माँ के पेट में बेबी होती है, तो उस टाइम जो लीवर है वो आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, ये बात और याद रख लेना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जैसे एग्जाम दिया या जैसे मैंने पढ़ाई करी है, तो उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स मैंने देखे हैं कि भाई पुराने पेपर सोल्व करके देखा, या मैंने कोई स्टूडेंट ने पेपर भेजा, तो उसको मैंने जब सोल्व करके देखा, तो उस टाइम मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन ला पा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए। फालतू फालतू का समय नहीं है किसी के पास भी, ना आपके पास है। कुछ लोग जॉब करके बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के पढ़ते हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए, और मेरी भी वही स्थिति है उन स्टूडेंट्स की जैसी ही, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के अपना कीमती समय में से 1-2 घंटा निकाल के आपके लिए लाता हूँ, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम डेली 2 घंटा लगता है। आपका 20 से 25 या 30 मिनट का वीडियो लाने के लिए 2 घंटे मेरे लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास इतना एक्स्ट्रा समय नहीं है, आपके पास भी इतना एक्स्ट्रा समय नहीं, क्योंकि कीमती समय है, यही आपका कीमती समय है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा पा रहा हूँ। जब थ्योरी क्लासेज होंगी तो उस टाइम आपको डिटेल में, क्योंकि मुझे थ्योरी क्लास आपको पढ़ाने के लिए 6 महीना चाहिए, 6 महीने में आपको एकदम फाइटर बना सकता हूँ, बट ना इतना आपके पास समय, ना मेरे पास समय। ठीक है, आपके पास कुछ ज़्यादा कमी है समय की, मैं तो फिर भी कैसे जैसे तैसे समय निकालना पड़ता है मुझे। आपके पास थोड़ी समय की ज़्यादा कमी, क्योंकि रील्स वगैरह भी देखनी होती हैं, बहुत सारा काम होता है। ठीक है, इधर उधर घूमने का भी समय लगता है आपको, तो इसलिए आपके पास थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच हॉर्मोन्स स्टिमुलेट्स गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है गोल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को। देखिए, गैस्ट्रिन कहाँ रिलीज होता है ना, सिक्रेट्रिन कहाँ रिलीज होता है, कोलिनसिस्टिकाइनेज कहाँ, सोमेटोस्टेटिन। तो सिक्रेट्रिन और कोलिनसिस्टिकाइनेज ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये आपके गोल ब्लैडर को और आपके जो पैनक्रियाज है इनको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। कौन करता है इनको स्टिमुलेट करने का, कोलिनसिस्टिकाइनिन। ये आपको किसको स्टिमुलेट करता है, आपके गोल ब्लैडर को और पैनक्रियाटिक, इनके जो जूस होते हैं उनको निकलवाने का काम यही करेगा। ठीक है, जूस को निकालने का, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा, कोलिनसिस्टिकाइनेज। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करता है। कोई भी काम हो रहा है अगर उसको रोकना है तो सिस्टिनकाइनिन करेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में, है ना। ये जैसे मैंने बताया सिक्रेटरीन, कोलिनसिस्टिकाइनिन, ऊपर आपको एंट्रोगेस्ट्रोन बताया था, एक आपको एंट्रो कौन सा बताया था, ऊपर एक और एंजाइम बताया था ना आपको जो ये करवाता है रिलीज, एंट्रोकाइनेज। ठीक है, कौन सा बताया था आपको, एंट्रोकाइनेज। तो ये चारों एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, याद रख लेना ये कहाँ से रिलीज होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, मैं ये आपको एमसीक्यूज नहीं, एक तरह से थ्योरी लेक्चर ही है, आप ऐसा भी मान सकते हो क्योंकि थ्योरी से भी इतना ही थ्योरी में पढ़ाया जाता है ना, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज एब्सेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव जो पैनक्रियाटिक जूस में एब्सेंट है। मैंने आपको क्या बताया था, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको बोला जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस, जो आपके किसको सिक्रेशन करता है, जैसे एमाइलेज का, एमाइलेज भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाइपेज भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेप्सिन नहीं होता यहाँ। पेप्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है, पेप्सिन आपकी पैराइटल जो मैंने चीफ सेल्स बताई थी ना, चीफ सेल्स जो पैराइटल जो आपके चीफ सेल्स थी स्टोमक के अंदर, वो रिलीज करती है ना पेप्सिन्स को, ठीक है, चीफ सेल्स रिलीज करती हैं, तो ये आपका स्टोमक में होता है। यहाँ किसकी बात हो रही है, पैनक्रियाटिक जूस की। तो पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन होता है, जो किस फॉर्म में रिलीज होता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है, बाद में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। किसका डाइजेशन करता है, फिर दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट जिनको पीछे नहीं ध्यान रहा होगा, प्रोटीन। ये किसका करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और स्टूडेंट्स ये आपके किसका सिक्रेशन, ये डाइजेशन करता है आपके लिपिड्स का। ठीक है, तो आगे समझ में, इसीलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला गया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स यही तो आपकी उसमें डाइट में होते हैं, तो उन तीनों का डाइजेशन करता है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोला गया है। क्या नहीं होता इसमें, पेप्सिन नहीं होता, पेप्सिन आपके स्टोमक में होता है, डाइजेस्ट तो वो भी प्रोटीन को करता है बट वो वहाँ रिलीज होता है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटेल में बता रहा हूँ, अब भी अगर गलत कर रहे हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। दी लार्जेस्ट सैलावरी ग्लैंड इज, ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपकी पैरोटिड है। ठीक है, अब इसमें सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे से जो सिक्रेशन होता है ना, वो उसमें सबलिंगुअल होती है, सब मैंडिबुलर जो आपके जबड़ों के पीछे होती है। ठीक है, ये और आपकी पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, आपसे अब लार के बारे में अगर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार के बारे में, तो जो आपकी सलाइवा है उसकी पीएच कितनी होती है। ठीक है, उसकी पीएच की अगर हम बात करते हैं तो पीएच 5 से 7 के बीच में होती है, 5 to 7 पीएच होती है। इसमें एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती है, इसमें आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा लाइसोजाइम्स, है ना, लाइसोसोम्स बोल दो या लाइसो एंजाइम्स बोल दो, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स को कल भी बताया था मैंने, सुसाइडल बैग होता है, ये जो भी आपके खाने के अंदर जो भी अनवांटेड स्पूरियस सब्सटेंस है, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको डाइजेस्ट करके किल करने का काम करता है। ठीक है, और क्या काम होता है, इसका लुब्रिकेशन का काम करवाती है ना, सलाइवा लुब्रिकेशन का काम करती है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको लुब्रिकेट करने का काम करती है। ठीक है, लाइसोजाइम्स क्या कर देंगे उसको, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ना आईजी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है। अब इसकी पूछ ले, एक दिन में कितनी लार रिलीज होती है, तो आपकी लगभग 1.5 लीटर के पास। ठीक है, इतनी लार रिलीज होती है। अगला काम आए, लार किसको डाइजेस्ट करती है, तो आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो मुंह में लगभग अगर आप अच्छे से चबा के खाते हैं तो आपकी 30% स्टार्च आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाती है, और वो अंदर जाके एब्जॉर्ब होने का काम रहता है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, अंदर जाके एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाती है तुरंत खाना खाने के बाद। तो वो अगर अच्छे से चबा के खाएंगे तो आपकी मुंह में डाइजेस्ट हो जाएगी और तुरंत एब्जॉर्ब करके एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। इसको डाइजेस्ट करने के लिए लार में एंजाइम तो प्रेजेंट होता होगा ना कोई, तो वो एंजाइम होता है आपका एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, या डाइस्टेज एंजाइम बोलते हैं, तो वो एक ही नाम होता है ना, तो एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपके लार के बारे में, बस लार के बारे में इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम 10 चीज़ें पढ़ेंगे। आज के नया कंसेप्ट लाए हूँ, अगर आपको पसंद आएगा तो फिर आगे ऐसे ही करेंगे, वरना फिर जो चला हुआ वैसे चलाएंगे। ठीक है, बाइल साल्ट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, तो जो पित्त लवण होता है, जो बाइल साल्ट होता है, किसके पाचन में सहायता करता है, तो बाइल साल्ट किसके पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के में नहीं करता, प्रोटीन के में कौन करता है, एक तो पहले स्टोमक करता है प्रोटीन का डाइजेशन, उसके बाद आपका कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस, है ना, स्टोमक और पैनक्रियाज हो गया। फैट के डाइजेशन में कौन मदद करता है, फैट आपके स्टोमक तक 1% भी डाइजेस्ट नहीं हुई थी, तो फैट का डाइजेशन फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट होगा, आपका पैनक्रियाज करवाएगा, और आपका बाइल जो साल्ट है, ठीक है, बाइल जो साल्ट है वो करवाएंगे।
पैनक्रियाज रिलीज करेगा आपका लाइपेज एंजाइम, और बाइल साल्ट्स भी आपके एंजाइम रिलीज करके इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो फैट का सबसे पहले अगर पूछा जाए डाइजेशन कहाँ होता है तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का पूछेगा आप बोलेंगे स्टोमक में। कार्बोहाइड्रेट का पूछेगा आप बोलेंगे आपकी जो बकल कैविटी यानी मुंह के अंदर ही आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन आपका फर्स्ट टाइम कहाँ होता है, आपके स्टोमक के अंदर, और फैट का डाइजेशन आपका कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, एक पूरे क्वेश्चन आ गए ना समझ में स्टूडेंट्स, गलती नहीं करनी है आपको। विटामिन सी के बारे में मैंने पहले बताया, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है, इसका नाम पूछा जाता है, एक तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको दूसरी कौन सी टाइप की विटामिन होती है आपकी, वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है। ठीक है स्टूडेंट, वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है। ये हो गया आपका विटामिन सी के बारे में। इसकी जो टैबलेट्स आती हैं उनको बक्कल कैविटी के अंदर यूज करा जाता है, चूसने वाली टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर इनको यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है गैस एक्सचेंज ऑकर्स मेनली इन। गैस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है, तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, आपकी एल्वियोली में। ठीक है, कहाँ पे होता है, आपकी एल्वियोली। ये किस टाइप की होती हैं, आपकी एक इस तरह की गुब्बारे की टाइप की होती है ना एल्वियोली। यहाँ से जैसे गैसेज आएंगी तो यहाँ पे गैसेज भरी, तो यहाँ से जैसे CO2 अंदर की तरफ CO2, यहाँ पे आपकी O2, तो CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। ठीक है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। O2 अंदर की तरफ आ जाएगी आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, और आपकी CO2 कहाँ चली जाएगी, आपकी एल्वियोली, और एल्वियोली से आपके लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी, नोज के थ्रू है ना, बॉडी से बाहर चली जाती है। तो ये कहाँ पे होता है, ये एक्सचेंज आपके एल्वियोली में होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाँ एल्वियोली के बारे में एक और क्वेश्चन बता दूं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एल्वियोली। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन हेल्दी एडल्ट इज, स्वस्थ वयस्क में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, तो सामान्य श्वसन दर कितनी हो जाएगी आपकी 12 से 20, ठीक है, पर मिनट, यानी कि एक आदमी कितने लगभग 12 से 20 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। ये होगी आपकी वयस्क दर। ठीक है, नॉर्मल आदमी की आप मुझे हार्ट रेट कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हार्ट रेट। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट रेट कितनी होती है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, दूसरा आप मुझे पल्स रेट बताएंगे। ठीक है, पल्स रेट, हार्ट रेट। अगर मैं एक और बोलूं आपको कमेंट सेक्शन में और बताना है, अगर किसी पर्सन्स के अंदर अगर बीपी इंक्रीज हो गया, हाई बीपी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, और लो बीपी है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये मुझे चारों क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 513 नंबर। देखिए स्टूडेंट, धीरे धीरे करके हम 500 तक पहुंच गए हैं ना, ऐसे ही करके हम एक दिन 4000 तक पहुंच जाएंगे। विच कार्टिलेज फॉर्म्स द एडम्स एप्पल्स, जो एडम्स एप्पल किस उपास्थि से बना हुआ होता है, तो ये आपका बना हुआ होता है थायराइड कार्टिलेज से। ठीक है, ये जो आपके एडम्स एप्पल जो होते हैं, ये आपकी उठी हुई जो गर्दन पे ये आगे की तरफ जो आपकी नेक है, इसके ऊपर जो आगे की तरफ ये दिखता है, इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये क्या होती है, आपकी थायराइड कार्टिलेज होती है। क्या होती है, थायराइड कार्टिलेज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कल स्टूडेंट से पूछा भी था नाक क्या है, नाक कौन सी उपास्थि से बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में अच्छे जवाब दिए, बड़ी खुशी हुई कि कुछ स्टूडेंट सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ने कमेंट में जवाब दिया है उनको थैंक यू सो मच इतना पढ़ने के लिए। ठीक है, बट पढ़ के तुम तो खुद ही नौकरी लगोगे, इसमें थैंक यू की तो कोई बात नहीं है, वो आपका काम है। ठीक है, करते रहिए, लगे रहिए, पर जिस दिन जो सिलेक्ट होगा उससे मीटअप जरूर करेंगे, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज। तो ऑक्सीजन है इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज किस फॉर्म में होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन मुख्यतः किस रूप में प्रवाहित होता है, डिजोल्व इन प्लाज्मा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन एमिनो कंपाउंड और बाइकार्बोनेट। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आपका होता है, बट कुछ परसेंट आपका डिजोल्व होकर प्लाज्मा में भी जाता है। ठीक से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मुख्यतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन से होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है, तो ये मुझे आप कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में बताना एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को लेके जाता है, और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला है दी रेस्पिरेटरी सेंटर्स इज लोकेटेड इन, जो श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, तो आपका मेडुला ओब्लोंगेटा में उपस्थित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ उपस्थित होता है, आपके मेडुला ओब्लोंगेटा में। अब आगे रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जो फांसी की सजा दी जाती है ना, जो फांसी की सजा दी जाती है उसमें क्या करा जाता है, उसका मरीज का जो भी मतलब वो सजा पा रहा है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाता है, उसके मेडुला ओब्लोंगेटा को फोड़ दिया जाता है। उसके किसको फोड़ दिया जाता है, आपके मेडुला ओब्लोंगेटा को, जिससे उसका रेस्पिरेटरी सेंटर वहीं की वहीं बंद हो जाता है। इसलिए किसी के सर पे अगर पीछे की तरफ गहरी चोट लगती है उसके तुरंत डेथ हो जाती है। वो डेथ इसीलिए होती है क्योंकि उसका मेडुला ओब्लोंगेटा चोटिल हो गया। उससे क्या होगा कि उसका रेस्पिरेटरी सेंटर बंद हो गया। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसकी
जो सांसें रुक जाएंगे ना, यानी कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसमें ऑप्शन दिया है सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो लार्जेस्ट ऑर्गन मतलब लार्जेस्ट ब्रेन का पार्ट है ये। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है? सेरिब्रम। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मजेदार। जो सेरिबेलम होता है ना, सेरिबेलम क्या होता है? आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। जो पोस्चर होता है आपका ना, जो खड़े हैं, ठीक है, पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करता है। अब खड़े होना और आपका बैलेंस, यानी खड़े एकदम सीधे जहां चलना चाह रहे हो वहां चलना, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके सेरिबेलम। अगर आपका सेरिबेलम थोड़ा बहुत हिला तो आप ना खड़े ढंग से हो पाएंगे, ना ही आपका बैलेंस बन पाएगा। तो जो एल्कोहल होती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है ना ये, जो एल्कोहल होती है वो ब्रेन के कौन से पार्ट को डैमेज करती है? तो आपसे ये पूछा जाए कि कौन से पार्ट को डैमेज करती है, तो कौन से पार्ट को करती है? आपके सेरिबेलम पार्ट को। इसीलिए जो शराबी आदमी होता है ना, शराबी आदमी, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पाता और वो सही से जहां चलना चाहता है वहां पे चल नहीं पाता। तो उसका सेरिबल जो पार्ट होता है, सेरिबेलम पार्ट जो होता है, वो उसका क्या हो जाता है? नशे में आ जाता है ना। सेरिबेलम पार्ट पे अल्कोहल नशा करती है, ठीक है। तो वो नशे में आ जाते हैं, यानी वो ना अपना बैलेंस बना पाता है, ना अपना पोस्चर मेंटेन कर पाता है, यानी कि वो सीधे चल भी नहीं पाएगा। इसीलिए वो नाली में गिरा हुआ मिलता है हमेशा, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बन पा रहा, उसका पोस्चर नहीं बन पा रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए अल्कोहल आपका इस काम के मतलब अल्कोहल का नशा ये करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो मैंने पहले भी बताया था आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स में क्या आ जाएगा? आपका एल्वियोल्स। ठीक है, नेफ्रॉन, फर्स्ट ऑप्शन आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसका है? आपका किडनी का, है ना। नेफ्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। हिपैटिक लोब्स किसकी है? आपके लीवर की। ठीक है, हिपैटिक लोब बताया मैंने कितनी लोब होती हैं? 4 लोब्स होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी राइट लोब होती है, ये पूछा हुआ है सबसे बड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच मसल्स इज द चीफ मसल्स ऑफ इंस्पिरेशंस। जो आप ऑक्सीजन लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है ना, वो चीफ मसल्स के तौर पे काम करता है। इसमें डायफ्राम है डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम क्या होता है? आपके सांस लेने वाली मुख्य मांसपेशी कौन सी है? आपके डायफ्राम। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन इज। हड्डी की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये आपकी ऑस्टियॉन्स है। क्या है? आपकी ऑस्टियन। ये क्वेश्चन आपके एम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बट ये अभी आया था एक एग्जाम में, इसलिए मुझे याद है। ठीक है, ऑस्टियोइड। ठीक है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट है आपका द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो आपकी सिंपल सी आपकी पैर की फीमर। ठीक है, पैर की कौन सी हड्डी है? फीमर हड्डी है सबसे लॉन्गेस्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे स्टूडेंट्स बताएंगे स्मॉलेस्ट बोन का नाम। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी आपकी बॉडी की, मुझे बताएंगे। ठीक है, और बॉडी का जो एक और क्वेश्चन बताता हूँ, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है ना, बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा है? आप मुझे बताएंगे। हार्डेस्ट, स्मॉलेस्ट और आपका लॉन्गेस्ट। सबसे हार्ड कौन सा है बॉडी में? ठीक है, और आपका लंबा और छोटा के बारे में बताया मैंने। अगला है विच बोन इज कॉल्ड द कॉलर बोन। ठीक है, जिसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। ठीक है, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, या जिसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है ना। ये क्वेश्चन भी आया एक बार ब्यूटी बोन के नाम से। तो ब्यूटी बोन कौन सी है? ठीक है, ब्यूटी बोन क्यों बोला गया? अगर जिस फीमेल या जिस मतलब मेल्स की तो नहीं देखा जाता, बट जिस फीमेल्स की ये बोन दिखती हो, ठीक है, उस औरत को ज्यादा सुंदर औरत माना जाता है कंपैरिजन टू अदर वोमेन जिसकी ये बोन नहीं दिखती हो। ठीक है, तो जिसकी ये बोन दिखेगी वो मतलब, तो ये आपकी क्लेविकल जो बोन होती है ना, क्लेविकल जो बोन होती है उसी को क्या बोला गया? आपकी कॉलर बोन बोला गया। ठीक है, क्लेविकल जो बोन है उसी को कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी बोला गया है। तो जो पतले लोग होते हैं उनकी अक्सर ये बोन दिखती है। ठीक है, तो इसीलिए औरत को, जो पतली औरत होती है उनमें ये बोन दिखती है, इसलिए उनको, ठीक है, इसलिए उन फीमेल्स को ब्यूटीफुल वोमेन्स बोला जाता है, क्योंकि वो बोन दिख रही है उसकी, इसलिए उनकी सुंदरता दिखाई देती है। यानी पतली होगी, स्लिम फिट होगी, तो इसलिए वो ये बोन दिखती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन इज। तो इसमें आ जाएगा आपका 206। कितनी होती हैं? 206। बट इसके साथ ही एक नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए। ठीक है, आपके लिए नया क्वेश्चन है, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, बेबी होते हैं, उनमें कितनी बोन्स होती है? नंबर ऑफ बोन्स। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स कितने होंगे इसका आप कमेंट में जवाब देंगे मुझे। अगला है क्वेश्चन नंबर 522।
दी ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज, स्कल में एक ही ऐसी बोन है जो मूवेबल होती है, ठीक है, वो आपके जबड़े की बोन होती है, तो वो आपकी हो जाएगी मैंडिबल। कौन सी बोन होती है? जबड़े की, जो नीचे वाला जबड़ा होता है ना, नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, नीचे वाले जबड़े को बोला जाता है, नीचे वाला जबड़ा जो होता है, नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, जो नीचे वाला जबड़ा है ना उसको बोला जाता है मैंडिबल, है ना, लोअर जो, ठीक है। ऊपर वाले को मैक्सिला बोला जाता है। फ्रंटल जो सामने जो हड्डी दिखती है वो फ्रंटल, और टेम्पोरल जो साइड में जो बोन्स होती है खोपड़ी में, वो टेम्पोरल बोन्स होती है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड, हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट है ऑप्शन, ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है उसको, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियों को तोड़ने वाली कौन सी होती है? ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स। बनाने वाली ब्लास्ट, तोड़ने वाली क्लास्ट, याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट एंड जो फाइबर्स का, फाइब्रिन्स का जो फॉर्मेशन करते हैं, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जोड़ पाया जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इनकी लोकेशन बताएंगे आप मुझे, ठीक है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है, इनकी लोकेशन मुझे आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि सर इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ठीक है, पैर में होती है, हाथ में होती है, गर्दन में, जहाँ भी होती है, आप मुझे इसके लोकेशन बताएंगे, एटलस और एक्सिस बोन्स की। इसके बीच में बोन, इसके बीच में जो जॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? पिवोट जॉइंट्स। क्या बोला जाता है उसको? पिवोट जॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एटलस और एक्सिस का, तो मैंने आपको बता दिया, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन, लोकेशन कमेंट सेक्शन बताएंगे, जॉइंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रंस, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट्स? तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से आपका रोग होता है ये आपका रिकेट्सिया, ठीक है। कौन सा रोग होता है आपका? रिकेट्सिया, ऑप्शन नंबर सी। स्कर्वी कौन सी विटामिन से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी विटामिन की कमी से, और बेरी कौन सी विटामिन की? ये तीनों के जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे स्टूडेंट्स, फिर अगली क्लास में जिसका सही होगा मैं बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ना है, लगे रहना है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, उतनी ही मेहनत, यानी ये उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। लगे रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए नियमित फार्मा क्लासेज के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।